जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त संतोष रेणु यादव और अभी बापू की समाधि स्थल राजघाट पे चरण वंदन करने के बाद अभी मैं आपको दिखा दूं, मैं जंतर मंतर में पहुंच चुका हूं। ये देख सकते हैं और मैं जंतर मंतर के बाहर मैं खड़ा हूं। कारण यह है, जंतर मंतर का दरवाज़ा बंद है, जो मैं आपको दिखा दूं। अभी ये देख सकते हैं, जंतर मंतर का दरवाज़ा बंद है और तो इस वजह से और पूरी कानून और संविधान का पालन करते हुए मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैं आया हुआ हूँ। और चूँकि जंतर मंतर का दरवाज़ा बंद है तो विशेष मैं यहीं पे हालांकि रुकूंगा, मैं यहीं पे, या तो मैं वहाँ पे रुकूं, मैं इसी इर्द गिर्द में रुकूंगा और कल मैं यहाँ से परमिशन लूँगा, परमिशन ले करके और तब जा करके मैं यहाँ पे, अगर परमिशन मिल जाती है, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे परमिशन मिल जाए और मिलना भी चाहिए। अगर परमिशन मिल जाती है, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए जंतर मंतर, अगर परमिशन अगर मिल जाती है तो परमिशन मिल जाने के बाद मैं यहीं पे धरना पे बैठ जाऊंगा और धरना पे बैठ जाऊंगा यहीं पे। और फिर देश के उन तमाम श्रमिकों जो लॉकडाउन के बाद भूखमरी और आश्रयहीनता का शिकार हुए हैं, जो प्रवासी हमारे श्रमिक, हमारे छात्र, हमारे कामगार भाई हैं, या देश के तमाम श्रमिक, छात्र और कामगार भाई जो इस लॉकडाउन के बाद भूखमरी के परेशान हुए, भूख से परेशान हुए, आश्रय से परेशान हुए, रहने को छत नहीं, खाने को भोजन नहीं, कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो सरकार के जो घोषणाएं जो होते हैं वो सरकार के फाइलों में जाके सिमट जाते हैं। ये जो सरकार की जो घोषणाएं जो होती है वो सिर्फ मीडियाबाजी के लिए होती है। ऐसे कैसे देश चलेगा? सरकार इस पे कुछ कार्रवाई करे, सरकार इस पे जवाब दे। मैं इस जंतर मंतर से मैं कल, अगर यहाँ मिल जाता है मुझे अनुमति, तो यहाँ पे बैठूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं उस संसद भवन की ओर जाऊँगा जहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि हम अपने मत के द्वारा जिस नेताओं को चुनते हैं, वो नेता जो हाथ जोड़ करके हम सबको कहते हैं कि मैं आपके सुख दुख का साथी बनूंगा, वो नेता कैसे उस संसद भवन में जा करके और उसके विचार बदल जाते हैं। वो हमारा पावन संसद भवन, जो हमारा पवित्र देश का मंदिर है, संविधान का मंदिर है, फिर वहाँ पे आखिर कौन सी पाठ पढ़ाई जाती है कि ये नेता लोग बदल जाते हैं? बस हम वो देखना चाहते हैं। उसके बाद मैं देश से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष थी तो फिर ये पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया? और पीएम केयर फंड बनाया गया तो उसके सदस्य कौन कौन से हैं? पीएम केयर फंड बनाया गया, उसको आरटीआई के अंतर्गत क्यों नहीं लिया गया? आरोग्य सेतु ऐप, क्या आरोग्य सेतु ऐप सही में कोरोना का ट्रीटमेंट करता है? अगर ट्रीटमेंट करता है तो मैं कहता हूँ, मेरे पास सबूत है, मेरे पास मेरा नंबर डिटेल्स निकाला जाए और मैं कहता हूँ मैंने आज के 1.5 महीना पहले आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ किया था और फिर उसका रिज़ल्ट परसों आता है, जब एक हमसे पूछते हैं, कल आता है जब हमसे एक
डीएम के कोई साथी पूछते हैं कि आपको कोरोना हुआ है क्या, आप बताइए। ऐसे ऐप को क्या ज़रूरत है, देश को क्या ज़रूरत है जो इतने दिनों के बाद ये पूछे कि आपको परेशानी है क्या। मैं कहता हूँ देश के जितने भी जो जवान हैं, जितने भी जो किसान हैं, आज क्यों रो रहे हैं, उनके लिए उनके आंसू का जिम्मेदार कौन है। मैं सारे सवालों का जवाब मैं सरकार से चाहता हूँ। और ये जो जितने भी जो मज़दूर जो 1000 किलोमीटर की यात्रा करके, जो मज़दूर 1200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने बच्चों को कंधों पे बिठा करके, क्या किसी को शौक़ होता है क्या? अगर उन्हें आश्रय दिया जाता, अगर उन्हें उचित भोजन दिया जाता तो उनका शौक़ था क्या जो वो 1200 और 1000 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव की ओर जाते। अगर उनको अपने गांव की में ही रहना था तो फिर वो क्यों आए थे बाहर। सवाल तो बनता है ना। मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार, यदि आप समझ सकते हैं छोटी सी बात से, आप ये चीज़ समझिए कि दिल्ली सरकार 3 दिनों के लिए शराब की दुकानें खोल दी थी। उससे इनकम कितना हुआ? मात्र 15 करोड़। मैं कहता हूँ क्या दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई राहत की कोई घोषणा नहीं मिली थी, कोई राशि नहीं मिली थी? क्या आपको लगता है कि अगर इतना खतरनाक कोरोना वायरस है, लॉकडाउन इतना ज़रूरी है, तो फिर ये बिना किसी नियम का फॉलो किए हुए जो लोग शराब की दुकान पे खड़े थे, क्या वो चिंता का विषय नहीं है? तो फिर सरकार मूर्ख किसे बना रही है? सरकार मूर्ख हम सबको बना रही है या सही में इतनी खतरनाक स्थिति है? मैं कहता हूँ जब इतनी खतरनाक स्थिति थी तो फिर पहले क्यों नहीं देश में ये सारा कुछ व्यवस्था करके और तब लॉकडाउन किया गया? कौन सी बातें थी? सवाल बहुत सारे हैं। जवान हमारे जितने भी हैं, आज मैं देखता हूँ हर किसी देशवासी का, हर किसी हिंदुस्तानी का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारे जवान वर्दी पहन करके हमारे सामने नज़र आते हैं। आज आपको पता है हमारे जवानों को क्या करना पड़ रहा है? हमारे जवान खाना बांट रहे हैं, खाना बना रहे हैं। क्या हम सब उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं? वो क्या जब बोलेंगे तभी हम समझेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारे देश के विद्यार्थी जो देश के अन्य हिस्सों में पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पे फंसे पड़े हैं। उनके लिए क्या कर रही है सरकार? सरकार 3 ट्रेन चला रही है। 3 ट्रेन चलाने से क्या आपको लगता है एक दिन में 37 हज़ार या ऐसे कुछ 37,000 दिल्ली से 3 ट्रेन और पूरे प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान से 126 ट्रेन चला रही है। 37,000 मज़दूर अगर पर डे लाए जाएंगे तो फिर 28 लाख मज़दूर कितने दिनों में लाए जा सकते हैं? आप इस चीज़ का आकलन कर लीजिए। एक दिन में 37,000, 10 दिन में 3,70,000, तो करीब करीब मुझे लगता है करीब करीब कि 10 दिन में 3,70,000, तो उसका 10 दिन यानी 90 दिन, 3 महीने के आसपास लग जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इतना संभव है? इतना संभव है? ये काफ़ी है? देश के मज़दूरों के साथ ये सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? मैं वो देखना चाहता हूँ कब देश के लिए, देशवासियों के लिए सरकार कुछ कार्य करेगी। ऐसी लापरवाही का ही देन है ये कोरोना। अगर कोरोना देश में आया तो वो कैसे आया? क्या हम और आप जाकर कोरोना लाए? नहीं ना। ये बड़े लोग कोरोना लाए देश में, गरीब कोरोना नहीं लाए। ये कोरोना बड़े लोग लाए। लेकिन सज़ा कौन भुगत रहे हैं? सज़ा भुगत रहे हैं हमारे और आपके जैसे गरीब भाई लोग। ये गरीब जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, वो गरीब जो हमारे लिए घर बनाते हैं, वो गरीब जो हमारे लिए ठेला चलाते हैं, वो गरीब जो रिक्शा चलाते हैं, वो गरीब जो ठेले पे रेहड़ी वाले दुकान खोलते हैं, वो गरीब जो चप्पल सीते हैं, वो गरीब जो बाल काटते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्त, बहुत सारे लोग आज प्रभावित हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है?
सरकार रैन बसेरा चला रही है। मैं कहता हूँ कि रैन बसेरा में एक दिन मात्र 24 घंटे जिस सांसद के अंतर्गत वो रैन बसेरा है वहाँ पे 24 घंटे सिंपल वे में आ जाए और वहाँ पे रह कर खाना खा करके और रह करके दिखला दे, मैं समझ जाऊँगा सरकार कहाँ है। ये मीडियाबाजी और ये भाषणबाजी घोषणा कर देने से काम नहीं चलता। वो धरातल पे कितनी % वो उनकी घोषणाएं और उनके फंड आते हैं। चलिए, मैं तो जाग चुका हूँ, आप सबको जागने की ज़रूरत है, सब लोग को जागने की ज़रूरत है। नहीं जागेंगे ये देश लूट लेगा, ये देश बेच देगा लोग। जागने की ज़रूरत है, जागिए। मैं पूरी संवैधानिक तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए। मैं पूरी संवैधानिक तरीके से मैं यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं पूरी संवैधानिक तरीके से देखिए जंतर मंतर परिसर है ना, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। पूरी संवैधानिक तरीके से मैं प्रदर्शन करूँगा, अपना धरना प्रदर्शन अनशन रखूँगा। अगर मुझे यहाँ से परमिशन मिल जाती है तो, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर मैं संसद भवन जाऊँगा। वो संसद भवन जहाँ पे इन नेताओं को पाठ पढ़ाया जाता है, आखिर वो कौन सा संसद भवन है जहाँ पे इन नेताओं को इतना कठोर और इतनी बेशर्म बना दी जाती है। मैं ज़रा उस संसद भवन का दर्शन करूं। क्या वो वही संसद भवन है जिसकी कल्पना हमारे महात्मा गांधी जी किए थे, सरदार भगत सिंह जी किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखी हुई संविधान में क्या यही नियम लिखे हुए हैं कि देश के मजदूरों को पैदल चलने पे मजबूर कर दो और खुद घोषणा पे घोषणा करते जाओ? ऐसा नहीं होता है, ऐसा कतई नहीं होता है। वो हमारे भाई हैं, श्रमिक हमारे भाई हैं। वो जब खुश नहीं रहेंगे, वो जब जीवित नहीं रहेंगे तो कैसे हम एक सच्चे भारत और अच्छे भारत के निर्माण कर सकते हैं? सवाल ज़रूरी है। आप सब प्लीज़ जहाँ हैं वहाँ से जागिए। हम लड़ेंगे, बहुत होगा, मौत होगी, सरकार मार देगी, मरना एक दिन सबको है। लेकिन आप ये सोचिए कि गुमनामी के अंधेरे में जो लोग गुमनामी के अंधेरे में आज मर रहे हैं, क्या वो भी तो एक इंसान है ना? आज जितनी भी मौत हो रही है उसका नाम कोरोना दे दिया जा रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आप सबसे, क्या कोरोना के पहले कोई मौत नहीं हो रही थी? कोरोना के पहले भी तो कोई मौत हो रही थी ना? क्या 2 महीना में 2000 मौत हुआ? ये लॉकडाउन के वजह से आप समझ सकते हैं कितना मौत हुआ होगा। इस लॉकडाउन के वजह से कितना मौत हुआ होगा। कुछ तो सोचना चाहिए हम सबको। ये सरकार बोल देती है, बिहार सरकार, कि हमारे जितने भी बिहारी हैं जहाँ हैं वहीं रहिए, मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ। आप क्यों नहीं जिम्मेवारी लेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको जिम्मेवारी लेना होगा। ज़बरदस्ती आपको मैं बोलूँगा जिम्मेवारी लेना होगा, क्योंकि हम सब आपको अपना अपना बहुमूल्य मत दे करके वहाँ पे बैठाए हैं। आपको रंगदारी करने के लिए नहीं, आपको सरकार चलाने के लिए, आपको देश की सेवा करने के लिए। आप देश की सेवा से आप पीछे हटेंगे, आपका बाजू पकड़ करके सीएम हाउस से बाहर निकाल देंगे और आपको रोड पर फेंक देंगे। अभी हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं हुआ है। हिंदुस्तान का नागरिक आज भी उतना ही बलिष्ठ है। हिंदुस्तान की मिट्टी उतनी ही आज भी उर्वरा है जो वीरों को पैदा करती है। हिंदुस्तान में आज भी सरदार भगत सिंह और आज भी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं और उनके आज भी संतान हैं, हमारे और आपके बीच हैं। बस हम सबको जागना होगा, जागना ज़रूरी है दोस्त। जय हिंद, जय भारत। आप जहाँ भी रहिए, माता रानी करे, ऊपर वाले करें, आप सुखी रहिए, अच्छे से रहिए, लेकिन जागिए ज़रूर। देश की सवाल है, जागना ज़रूरी है, जागना ज़रूरी है। प्लीज़ नहीं जागिएगा, ये सारे लुटेरे हैं, लूट करके देश को बेच करके खा जाएंगे। आप समझिए, आज तक कितने नेताओं को, कितने नेता लोग मरे कोरोना से, आप इसी को समझिए। कितने नेता आपके बीच आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव आपके हॉस्पिटल में इलाज कराए हों? नहीं ना, ये सभी
हम लोग के पैसा लेकर के इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनको कोरोना हुआ, वो अपने बच्चों को यहाँ पे ला करके और हमारे और आपके भाई को कोरोना पॉजिटिव कर दिए, हमारे आपके बच्चे को कोरोना पॉजिटिव कर दिए। जागना ज़रूरी है, नहीं जागिएगा ये देश यूं ही लूटता जाएगा। ये लुटेरे हैं लोग। कहाँ गए अन्ना हजारे, आप समझ सकते हैं। कहाँ गए बाबा रामदेव, बहुत हल्ला किया करते थे देश के लिए। आज देश की इन मौतों पे भी उनको आज देश के इन मौतों पे भी उन्हें कोई तरस नहीं आता है क्या? और कितना मौत देखना चाहेंगे? सब लोग प्लीज़ जागिए। रेल की पटरियों पे लोग कट जा रहे हैं, लोग पैदल जा रहे हैं, सड़कों पे धक्के से मर जा रहे हैं लोग। कितना बच्चे, छोटे छोटे 2 साल के बच्चे, और उन्हें कंधों पे रख करके लोग 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। जो लोग अपना पैसा लगा करके अपने घर जाना चाह रहे हैं, ये सरकार उनको वहाँ से ट्रक जब्त करती है, बस जब्त करती है, और जब्त करके और उनका जो पैसा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ घूसखोरी के रूप में ले करके और ट्रक को छोड़ देती है। और बीच सड़क पर उन बच्चों को, बीच सड़क पर उन महिलाओं को, हमारी बहन, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, पिता, चचा, भाई, सबको, युवा साथी को छोड़ देते हैं बीच सड़क पे भटकने के लिए। रात भर भटकते रहते हैं। आज क्या स्थिति हो चुकी है देश की? क्या इसी तरीके से हम बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या ऐसे ही जलील होकर के हम मरते रहेंगे? क्या हमें क्या ज़रूरत थी दोस्त? हमें क्या ज़रूरत थी यहाँ पे आवाज़ उठाने की? हमारे पास तो पैसे थे ना, हमारे पास पैसे थे। मैं तो खुद 2-4 रुपया करके मैं डोनेट कर रहा था लोगों को। क्या ज़रूरत थी हमें? कुछ नहीं ज़रूरत थी, लेकिन ज़रूरत तो है ना। एक देशभक्त हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, और एक सच्चा हिंदुस्तानी कभी अपने गरीब भाइयों और अपने देशवासियों की कष्ट देख करके चुप नहीं बैठ सकता। जय हिंद, जय भारत मेरे साथी, मेरे देशभक्ति मित्रों। सलाम आपको। आपका भाई संतोष रेणु यादव लड़ेगा और लड़ेगा और लड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।